एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 7। इससे पहले हम इस पे 6 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस रही। आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मीनिंग होता है कि लोग आपस में जुड़ते जा रहे थे या उनको ये एहसास हो रहा था कि हम एक ही कंट्री के पार्ट हैं, हमारी स्ट्रगल सेम है। तो जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए वो आपस में उन सबको जोड़ रहा था और उनको एक सेंस डेवलप कर रहा था कि हम सब एक ही नेशन के पार्ट हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे वो स्प्रेड होते जा रहे थे इंडिया में, जब लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं, वो एक ही देश के पार्ट हैं, और उन्होंने यहाँ पे कुछ यूनिटी भी डिस्कवर की, जो यूनिटी उनको आपस में बांध के रखी थी। यानी जितने भी स्ट्रगल थे उन्होंने उस पर पार्टिसिपेट किया तो वो धीरे धीरे यूनाइट होते जा रहे थे, क्योंकि सबका पर्पस एक ही था, सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही लड़ाई कर रहे थे। लेकिन ये नेशन की फीलिंग उनके माइंड्स में कैसे रियलिटी के रूप में आई, या जो लोग थे वो डिफरेंट कम्युनिटीज के थे, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स, वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को किस तरीके से डेवलप कर पाए, या किस तरीके से ये सेंस डेवलप हुआ, इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये जो सेंस था कलेक्टिव बिलोंगिंग का कि हम एक ही नेशन के पार्ट हैं, हम एक हैं, हमारी जो स्ट्रगल है वो सेम है, वो किसकी वजह से आई? थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुए या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, लोगों ने, अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया और उस तरफ देखा जाए तो उस टाइम उनकी अलग अलग डिमांड्स भी थी, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हम सबकी स्ट्रगल एक है। यानी सबका एक ही एम था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना था और उनको सबको लिबर्टी चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। तो यहाँ जो यूनाइटेड स्ट्रगल थी उसकी वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस डेवलप हुई। लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस डेवलप हुआ, जिसमें थे वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी कल्चरल आर्ट, ट्रेडिशन, लिटरेचर, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों की इमेजिनेशन में आती जा रही थी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें जिन्होंने इंपॉर्टेंट पार्ट रोल किया? हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन्होंने जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो है हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, यानी कि हमारी इतिहास, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, हमारी जो फोक स्टोरीज थी, फोक टेल्स थी, जो सॉन्ग्स थे, या पॉपुलर प्रिंट्स, उस टाइम पे बहुत सारे प्रिंट्स भी निकले, और जो सिंबल्स थे उन सब ने नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों में जगाया। तो यहाँ ऐसे एक प्रिंट दिखा रखा है बाल गंगाधर तिलक का, और इसमें तिलक के चारों तरफ सिंबल्स हैं जो कि हमारी यूनिटी को शो करते हैं, जिसमें टेम्पल, चर्च, मस्जिद, ये सब आगे फ्रेम में दिखा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के चारों तरफ हमारी हिस्ट्री के और हमारे जो एंशिएंट ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारे टेम्पल्स हैं, मस्जिद है, इसमें भारत माता भी बनी हुई है। तो ये सब दिखाने का एक ही पर्पस था कि इंडिया अब यूनाइटेड हो रहा है, वो उन सबकी स्ट्रगल सेम है। तो ये प्रिंट की वजह से लोगों में फीलिंग को जगाया गया, नेशनलिज्म की फीलिंग को और कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को। जो आइडेंटिटी ऑफ नेशन है, यानी एक नेशन को हम आइडेंटिटी, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक नेशन के हैं। जैसे हम सब इंडिया के हैं, हम इंडियन हैं, तो जब भी हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां पे हम अपना फ्लैग देखते हैं तो हमें प्राउड फील होता है, हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर हमें प्राउड फील कराता है। तो यहाँ पे भी वही चीज को यूज करके इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया, कॉमन जो बिलोंगिंग था उसको जगाया गया। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जर्मनी के लिए जर्मेनिया और फ्रेंच के लिए मेरिन को यूज करके एक लेडी फिगर बनाया था, जैसे एलेगोरी भी कहा था। सिमिलरली इंडिया में भी एक फीमेल फिगर को यूज करके भारत को, यानी इंडिया को इमेज दी, वो थी भारत माता। यानी इंडिया को क्या इमेज से जोड़ा गया? भारत माता की इमेज से जोड़ा गया कि हमारी मदरलैंड है, ये हमारी मातृभूमि है जहाँ पे हमने जन्म लिया है, और इसके प्रति हमारे बहुत सारी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे भी एक लेडी फिगर को यूज करके, इमेज को यूज करके लोगों को नेशन से जोड़ा गया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग जब बढ़ती जा रही थी तो इंडिया को भी भारत माता के रूप में जोड़ा गया, भारत माता के साथ इसको एसोसिएट किया गया। और फर्स्ट इमेज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इमेज थी वो फर्स्ट किसने क्रिएट की थी?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, उन्होंने ये भारत माता की फर्स्ट इमेज को क्रिएट किया था। 1870s में उन्होंने रोट किया वंदे मातरम। उन्होंने वंदे मातरम, हमारा जो नेशनल सॉन्ग भी है, आज भी हम इसको गाते हैं, वंदे मातरम लिखा, जो एक हाइम था, और उन्होंने हमारी मदरलैंड के लिए, इंडिया के लिए ये वंदे मातरम सॉन्ग लिखा। और इस वंदे मातरम सॉन्ग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में नेशनलिज्म जगाने में। बाद में उन्होंने इसको अपना नॉवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड कर दिया। और ये जो सॉन्ग था वो स्वदेशी मूवमेंट जो चला था बंगाल में, उसके टाइम पे बहुत ज्यादा गाया जाता था, और इसकी वजह से लोगों की फीलिंग डेवलप होती थी और लोग इससे रिलेट होते थे कि ये हमारा इंडिया का सॉन्ग है और हम सब इंडियन हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट से ही इंस्पायर होके रविंद्रनाथ टैगोर ने भी फेमस इमेज ऑफ भारत माता, यहाँ भारत माता की फेमस इमेज दिखा रखी है, भारत माता, और बनाया किसने? ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटिव भी थे। 1905 में उन्होंने बनाया, और इस मदर फिगर में, यानी एक माता की तरह इन्होंने भारत माता को इमेज दी है, और उनके हाथ में जो भी है वो उन्होंने रिलेट किया है कि जो एस्थेटिक क्वालिटी है, यहाँ पे एस्थेटिक क्वालिटी का मीनिंग होता है डिवाइन, आध्यात्मिक, और उन्होंने इंडियन लेडी की तरह उनके सब हाथ में भी कुछ कुछ उन्होंने दिया है, जिससे कि एक इंडियन लेडी की जो इमेज होती है उस तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने फेमस इमेज भारत माता की बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एस्थेटिक फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया, मतलब एक आध्यात्मिक, एक कूल, एक शांत, डिवाइन, स्पिरिचुअल इमेज के रूप में बनाया गया, और जैसे एक तपस्वी कह सकते हैं, आध्यात्मिक, एक डिवाइन जो होता है। तो यहाँ पे इमेज ऑफ भारत माता बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म में अब बनने लग गई थी। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी भारत माता को बनाने की, उसके बाद लोग अपने अपने तरीके से भारत माता को पोर्ट्रेट बनाने लगे, उनकी प्रिंट्स बनाने लगे, और इस प्रिंट की वजह से लोग अपने आप को इससे रिलेट करने लगे। लोगों के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी। अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से भारत माता को बनाया। तो यहाँ आगे और भी पिक्चर दिखा रखा है भारत माता का, जो कि दूसरे आर्टिस्ट ने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में एक फ्लैग है, और यहाँ लोयन है, एलिफेंट है। यहाँ पे भारत माता को दूसरे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। तो सबने अपने अपने तरीके से, अलग अलग आर्टिस्ट ने भारत माता को पोर्ट्रेट किया गया, और सबका एक ही एम था कि किसी भी तरीके से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जाए, और इस भारत माता से सब अपने आप को रिलेट करें कि हम सब भारत माता को ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से एक मदर को, जिस तरीके से हम मदर को डिवोट होते हैं, डिवोशन होता है हमारा, उसी तरीके से भारत माता की भी फीलिंग वहां पे लोगों के माइंड में आ चुकी थी, और लोगों की नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई थी। यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है इंडियन फोकलोर, यानी कलेक्टिव बिलोंगिंग में जो इंडियन फोकलोर है उनका भी बहुत ज्यादा रोल रहा। नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करने में इंडियन फोकलोर को जो रिवाइव करने का मूवमेंट था, रिवाइव करना, रीडिस्कवर करना एक तरीके से, क्योंकि जो हमारा कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो कहीं खो गया था। तो हमारी इंडियन फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज को वापस से रिवाइव किया गया, लोगों के माइंड में उसको जगाया गया, उसको वापस यूज किया गया। लेट 19th सेंचुरी इंडिया में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फोक टेल्स को रिकॉर्ड किया। जो बार्ड्स गाते थे, यानी कि जो फेमस पोएट थे, प्रोफेशनल पोएट या सिंगर थे, वो हमारे कल्चर की पुरानी कहानियों को या पुराने सॉन्ग्स को गाते थे विलेजेस में। वहां पे नेशनलिज्म ने जाके उसको गैदर किया, फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स को कलेक्ट किया, और उन्होंने उसको यूज किया लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए। ये जो कहानियां थी वो मानते थे कि ये ट्रू पिक्चर है हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसकी ट्रू पिक्चर देखनी है तो हम हमारे फोक सॉन्ग्स में, लोक कथाएं, लोक संगीत में देख सकते हैं। लेकिन वो हमारा जो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री, उसे करप्ट कर दिया गया, उसे डैमेज कर दिया गया आउटसाइड फोर्सेस। जितने भी लोगों का हमारे इंडिया पे अटैक हुआ, जो आउटसाइड फोर्सेस थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को करप्ट किया, डैमेज कर दिया, और उसको अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया। तो वो हमारी हिस्ट्री और कल्चर जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, वो नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकते थे, लोगों ने इसका यूज किया। तो ये हमारे फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना जरूरी था अगर हम नेशन की आइडेंटिटी को जगाना चाहते थे, या हम प्राइड का फीलिंग, यानी कि हमारे कल्चर पे, हिस्ट्री पे हमें प्राउड हो, क्योंकि हमारा ये जो हिस्ट्री था एक तरीके से बहुत ही प्राउडफुल था, गौरवमयी था। तो ये सब जगाने के लिए इसका यूज होना बहुत जरूरी था। तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद
जो बैलेट्स थे वो कलेक्ट किए, नर्सरी राइम्स, माइल्स जो भी थे वो सब कलेक्ट किए और लोगों को उसको रिप्रेजेंट किए, लोगों को पेश किए ताकि लोग उसको अपने कल्चर को जाने। यहाँ पे एक और फेमस प्रिंट है जवाहरलाल नेहरू का, और नेहरू के हाथ में देखिए एक इमेज है भारत माता की, और जो कि मैप में बनी हुई इंडिया की, और वो उनके हार्ट के बिल्कुल क्लोज बताई गई है, यानी इंडिया को उन्होंने अपने दिल के करीब रख रखा है। और ये भारत माता है जो हमने ऊपर देखी थी इमेज। मद्रास में नाथशाह शास्त्री ने 4 वॉल्यूम जो तमिल फोक टेल्स का उसका पब्लिश कराया, उसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। यानी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जितने भी पोएट थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, वो प्रिंट बना के या फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स बना के, या जो हमारा पुराना कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको वापस जगा के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना चाहते थे। तो यहाँ पे तमिल फोक टेल क्या नाम था, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। उनका मानना था कि जो फोकलोर्स हैं ये हमारे नेशनल लिटरेचर हैं, हमारा साहित्य है, और ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, यानी कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे इंडिया के रियल थॉट्स का, यानी इससे हमारी इंडिया की थॉट्स नजर आती हैं, हमारे कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा लिटरेचर नजर आता है, और ये वो चीज है जिस पर ट्रस्ट किया जाए और हमारी आने वाली जनरेशंस को ये देना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इंडिया का कितना ग्लोरीफाइड हिस्ट्री थी, कितना कल्चर कितना ग्लोरीफाइड था। तो ये नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे डेवलप होता गया, नेशनल लीडर्स ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो गए इस तरीके के आइकन्स को, सिंबल्स को यूज करना, क्योंकि उनका एम था कि लोगों को यूनिफाई करना, किसी भी तरीके के लोग हों, अलग अलग कल्चर के कैसे भी, लेकिन उनको एक बॉन्ड में यूनाइटेड करना, क्योंकि अगर लोग यूनाइटेड होंगे तभी वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं या ब्रिटिशर्स हैं, हम उनका सामना कर सकते हैं और हम यूनाइटेड होकर रह सकते हैं। तो उनका एक ही एम था कि लोगों को यूनिफाई करना, यूनाइटेड करना, और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्पायर करना, जगाना। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चला, उस टाइम पे हमारा एक ट्राई कलर फ्लैग भी बना, उसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो। तो इसमें कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पहले जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग था उसमें कौन कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर थे। इसको डिजाइन किया गया और उसमें थे 8 लोटस। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि 8 लोटस क्या दिखाते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया में जो थे वो 8 प्रोविंसेस थे, यानी 8 पार्ट में इंडिया डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें हर पार्ट का एक लोटस, इस तरीके से 8 लोटस, 8 कमल के फूल दिखाए जाते थे, और एक क्रेसेंट मून था जो हिंदू और मुस्लिम को दिखाता था। तो ये फर्स्ट हमारा ट्राई कलर था, लेकिन बाद में 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। ये भी ट्राई कलर था, लेकिन इसमें येलो की जगह रखा गया व्हाइट कलर। तो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर रखा गया, और बीच में दिखाया स्पिनिंग व्हील, जो गांधी जी चलाते थे चरखा, वो वाला स्पिनिंग व्हील यहाँ पे दिखाया गया। और उसको दिखाने का क्या पर्पस था, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी ये दिखाने का मतलब था कि इंडिया आत्मनिर्भर है, इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ हेल्प कर सकता है, और ये गांधी जी का आइडिया दिखाता था। तो गांधी जी के आइडिया की वजह से वो व्हील वहां पे बीच में लगाया गया, और फ्लैग जो था वो उस फ्लैग को लेके लोग प्रोसेशन करते थे, मार्च करते थे, और ये दिखाते थे कि हम इंडिया एक सेल्फ डिफेंस है, किसी पे निर्भर नहीं है और आत्मनिर्भर है। दूसरा तरीका फीलिंग को, नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने का था हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेशन करना। मैंने अभी बताया था कि हिस्ट्री को हमारे गलत तरीके से पेश किया जाता था। उस टाइम तक जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी आउटफोर्स था जो इंडिया पे अटैक करता था, वहां पे इंडियन को ये फीलिंग दिखाई गई कि हिस्ट्री इंडिया की अच्छी नहीं है, यानी इंडियंस को बहुत ही बैकवर्ड और प्रिमिटिव माना गया, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, यानी इंडियन बहुत ही बैकवर्ड है और बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और ये अपने आप को अपनी गवर्नमेंट भी नहीं चला सकते हैं। इस तरीके की हिस्ट्री दिखाई जाती थी, जबकि इंडिया की हिस्ट्री कितनी गौरवमयी एक तरीके से, जिसपे प्राउड किया जा सके, इस तरीके की हिस्ट्री है। तो ये नेशनलिस्ट जितने भी थे उन्होंने फील किया कि इंडियन हिस्ट्री को सही तरीके से लोगों में पेश किया जाए, ताकि उनको पता चले कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी प्राउड फील कराने वाली, कितनी गौरवमयी हिस्ट्री है, और ताकि वो लोग फिर जागे कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री इतनी अच्छी थी, तो अब हमें भी इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो यहाँ इंडियंस को पास्ट दिखाया गया, यानी हमारे उस हिस्ट्री को दिखाया गया, और ये बताया गया कि इंडिया की कितनी ग्रेट अचीवमेंट्स रही हैं। पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इंडिया का जो कल्चर ट्रेडिशन है पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो ये लोगों को एहसास कराया गया, ये लोगों को फीलिंग कराई गई कि इंडिया की अचीवमेंट्स बहुत ग्रेट थी, और इंडिया का जो पास्ट है बहुत ही
ट्रेडिशनल और कल्चर बहुत ही प्राउड फील कराने वाला है, बहुत ही गौरवशाली है। तो यहाँ ग्लोरियस डेवलपमेंट जो एंशियंट टाइम में हुए हमारे आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सबको फ्लोरिस्ट किया गया। यानी इस तरीके से वापस से इसको लोगों के सामने दिखाया गया। हमारी हिस्ट्री की जो रियलिटी थी, जो कहीं छुप गई थी, उसको वापस लोगों के माइंड में लाया गया कि हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, फिलोसफी है, क्राफ्ट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस है। मैथ, साइंस तक भी यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में यूज होता था। और ये जो ग्लोरियस टाइम था, ये अब वापस से हमें याद करना चाहिए। ये हमारी वो हिस्ट्री जो कि जिसको गलत तरीके से पेश किया गया, वो हिस्ट्री नहीं है, हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री है। और जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गई, यानी इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, तब ये हमारी हिस्ट्री कहीं छुप गई थी। इस हिस्ट्री को लोग जानते ही नहीं थे। तो इस हिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के माइंड में, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में। क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस हिस्ट्री को दिखाया, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, बुक्स लिखी। तो जो रीडर्स थे, जो कि बुक्स पढ़ते थे, उन्होंने इस हिस्ट्री को जाना और उन्होंने जाना कि इंडिया की कितनी ग्लोरियस हिस्ट्री थी, कितने अच्छे अचीवमेंट्स थे पास्ट में। और यहाँ उनको ये फीलिंग हुई कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। जो मिसरेबल कंडीशन है इंडिया की, यानी ब्रिटिश रूल के अंडर में जो इंडिया की इतनी बुरी कंडीशन है, अब उसको चेंज करने की ड्यूटी हमारी है, क्योंकि हमने इस ट्रेडिशन कल्चर को आगे पहुंचाना है। तो ये सब चीजें थी जो इंडिया को यूनिफाई कर रही थी और नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा रही थी, कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को जगा रही थी। तो यहाँ पे when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। लेकिन यूनिफाई करने का जो बहुत सारा मकसद था, वो कई बार नहीं भी हो पा रहा था, क्योंकि अगर हिंदू कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो जो दूसरी कास्ट के लोग थे, उनको लग रहा था कि हमें तो बाहर रखा जा रहा है और सिर्फ एक ही कास्ट के कल्चर को आगे लाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो फिर भी आती जा रही थी साथ के साथ में। तो अगर हम कंक्लूजन को निकालें, तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा था लोगों के माइंड में, और लोग चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, जितने भी ग्रुप्स और क्लासेस के हैं, वो एक कॉमन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें फ्रीडम के लिए। लेकिन प्रॉब्लम बीच बीच में आती रही, लोग डिवाइडेड हो रहे थे, तभी बहुत सारे मूवमेंट बीच बीच में रोकने पड़े। लेकिन महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की कि लोग यूनाइटेड हो और यूनाइटेड होके इंडिपेंडेंस की इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। यानी लोग ये नहीं देखें कि हम किस कास्ट के कल्चर के हम, और वो ये देखें कि हम सब इंडियन हैं, और इंडियन होके वो एक यूनिफाई होके यूनिटी के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रुप थे, डाइवर्स ग्रुप्स थे, इतने सारी क्लासेस थी, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी लोगों की और बहुत सारी प्रॉब्लम भी बीच बीच में आती रही। लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने उनकी शिकायतों को, उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश की, उनके डिफरेंट आइडियाज को भी दूर करने की कोशिश की, और कैसे भी करके उनको यूनाइटेड करने की कोशिश करते गए। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कोई भी एक ग्रुप की डिमांड दूसरे ग्रुप को एलिनेट नहीं कर दे, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप की डिमांड हम पूरी करते रहे और दूसरा ग्रुप अपने आप को अलग मानता रहे। तो इससे फिर क्या होगा कि पूरा मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने बहुत सारी ट्राई की कि लोगों को यूनिटी में रखा जाए, यूनाइटेड किया जाए, और तभी नेशनल मूवमेंट सक्सेस हो सकता है। और हमारे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन ने, हमारी फोकलोर्स ने, सॉन्ग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को यूनाइटेड करने में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.